नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 27 नवंबर 2020 और जीडीपी के Q2 के रिजल्ट्स आए आज। तो रिजल्ट्स बेसिकली क्या हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या डेटा है, उसको समझने से पहले एक बार क्या फोरकास्ट रही है उसको समझते हैं कि आफ्टर ऑल क्या मार्केट ने प्रेडिक्ट किया था और कैसे नंबर्स आए हैं। तो अगर आपके सामने है, एज यू कैन सी ओवर हियर, फोरकास्टिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने कहा था कि जो Q2 की जीडीपी ग्रोथ है वो -9.9% गिरेगी। इकरा -9.5। आरबीआई ने खुद उसके प्रोडिक्शन के हिसाब से जो Q2 की जीडीपी ग्रोथ आनी चाहिए थे वो -8.6% आनी चाहिए थी एज पर आरबीआई। बार्कलेज -8.5, बोफा -8.2, कैपिटल इकोनॉमिक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सबसे कम मतलब प्रणब सेन जी जो हैं, प्रणब सेन जी उन्होंने वो सबसे ज़्यादा बुलिश थे। उन्होंने कहा -5% आएगी। ओवरऑल जो प्रोडिक्शन था वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्लोजेस्ट था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए आप लोग को कि भाई केयर रेटिंग क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में, प्रणब सेन क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, और एक्चुअली में जो सही सोच रहा है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बट सैडली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हालत सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जैसा कि आपको और हमको सबको पता है। नेवरदलेस बात करें अक्टूबर के जो 8 कोर इंडस्ट्री के आउटपुट है वो आया है -2.5% वर्सेस 0.1% इन माइनस ऑफ कोर्स इन सितंबर ईयर ऑन ईयर एंड -5.5 इन अक्टूबर 2019। जो डिटेल है, जो इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट है, जो कोर सेक्टर है उसका पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने है। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट एट योर ओन टाइम। लेकिन जो चीज़ नंबर्स में दिखाई नहीं पड़ रही है या फिर रिफ्लेक्ट की नहीं जा रही है वो है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ श्रंक 7.5% इन Q2, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन लगाया। ऑलमोस्ट उसके पास आया है, 7.5% का श्रिंक आया है इन Q2, विच क्लियरली एंड ऑफिशियली डिमार्केट्स दैट इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू रिसेशन। ये क्वार्टर के इस रिजल्ट्स के बाद में ये ऑफिशियली प्रूव हुआ है। ऑल्दो रिसेशन में आ चुकी है, ये हम लोग को बहुत पहले से मालूम है। जिस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ डाउन चल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डाउन चल रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके चलते वो रिसेशन के इफेक्ट तो दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस नंबर से ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है दैट इंडिया इज़ इनटू रिसेशन। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें तो सब कुछ काफ़ी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली चीज़ें तो नेगेटिव है ही। जो चीज़ पॉजिटिव है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं और जो नेगेटिव है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं, और क्या चीज़ है जिसमें कि प्रॉब्लम अभी भी दिखाई पड़ रही है उस पर फोकस करते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ आई है, इंडिया के जो नंबर्स आए हैं उसमें जो प्राइमरीली चीज़ बढ़िया दिखाई पड़ रही है कि इंडिया को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ है, लेकिन इस कोविड पैंडेमिक के चलते कोई भी किसी भी प्रकार की ग्रोथ को पॉजिटिव ही समझा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंप्रूविंग। तो जो सेक्टर, जो स्टॉक्स, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा ऑन द डे ऑफ ओपनिंग ऑफ मार्केट विच इज ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी और मंडे को मार्केट बंद है गुरु नानक जयंती के चलते। अच्छा, जो चीज़ नेगेटिव है जिसका कि मैक्रो इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में वो है प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट कंजम्पशन। जो लोग खर्चा कर रहे हैं वो लोग जो पहले के कंपैरिजन से बहुत कम स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट लाता है ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि लोग अगर खर्चा नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसका वैल्यू निकल के नहीं आएगा। जो लोग स्पेंड ही नहीं करेंगे, पैसे को अपने पास रिजर्व रखेंगे, ऑफकोर्स द स्पेंडिंग विल नॉट, ऑफकोर्स स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी नहीं तो कंपनी के पास पैसा जाएगा कहां से। सो दैट विल लीड टू स्टैंड स्टिल इन द इकोनॉमी। और प्राइवेट कंजम्पशन 11.5%, प्राइवेट कंजम्पशन हैज श्रैंक बाय 11.5%, which according to me is a big number। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जो प्राइवेट स्पेंडिंग है ये अभी इतनी जल्दी रिकवर करने वाली नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिंपली अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ जॉब्स। लोगों के जो जॉब्स हैं वो खतरे में हैं, या फिर कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, कंपनीज बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, लेबर्स फैक्ट्रीज को छोड़ के अपने गांव जा चुके हैं। यही रीज़न है कि लोग अपने पैसे को अपने पास
कंस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग मच, क्योंकि क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ जो अगर आप 2014-15 से कंपेयर करें हर क्वार्टर वन को, तो आप पाएंगे कि अभी जो हालत है वो क्वार्टर वन के कंपैरिजन थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा सुधरी है, बट एट द वेरी सेम टाइम आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में जहां हम लोग ऊपर रहते थे +5 रहते थे, अभी हम लोग नेगेटिव में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अभी टाइम बाकी है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा हमको अपनी गुड ओल्ड डेज में पहुंचने में, बट नेवरदलेस वी आर ट्राइंग। फिलहाल मार्केट को ये बात पता थी, इसका अंदाज़ा भी था, इसी के चलते आज कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट दी सेंसेक्स एंड निफ्टी, मार्जिनली वो लोग फ्लैट ही कारोबार कर रहे थे। उसका रीज़न है दो। पहली चीज़ तो आज जीडीपी के नंबर्स आने थे, ये तो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ही, इसके अलावा 3 दिन की इनफैक्ट कॉन्टीन्यूस छुट्टी है, दैट सैटरडे संडे एंड मंडे ऑल्सो, क्योंकि मंडे इज़ एन ऑफिशियल हॉलीडे बीएससी का, आप उसकी लिस्ट में भी देख सकते हैं। सो बेसिकली ये हॉलीडे है, इसके चलते लॉन्ग वीकेंड के चलते मार्केट में वॉल्यूम भी आज कम थे, ज़्यादा एक्टिविटी और ज़्यादा मूवमेंट था ही नहीं। तो भाई ऐसे में हमें आगे क्या करना है उसके बारे में जानकारी भी लेंगे, हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूज़र कौन है। तो टॉप गेनर्स में क्या, बल्कि आज मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग छाए रहे, आईजीएल और एमजीएल, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। दूसरा है ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरीज, और आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स एंड टाइटन कंपनी वर दी टॉप 4 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। और टॉप लूजर्स में थे पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड ओएनजीसी। स्टील सेक्टर तो अभी काफ़ी रिसेंटली रनअप कर गया था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। बाकी ये सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग के ही शिकार हैं। ओवरऑल कोई खास नेगेटिव न्यूज़ इन स्टॉक्स को लेकर के कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ऑल्दो इंडिया की जो मार्केट थी उसमें कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स में, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको मिक्स व्यू दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल मार्केट में एक मिक्स व्यू है। मार्केट हैज़ ऑलमोस्ट टॉप्ड इट्स नियर टर्म टॉप, तो जब चूंकि ये टॉप पे पहुंच गया तो अभी कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, जरा एक बार स्ट्रेट अवे चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी पे क्या चार्ट फॉर्म हुआ है आज के दिन। पहले देखते हैं निफ्टी बैंक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों के वोलेटाइल सेशन और काफ़ी दिनों के अप मूव के बाद, अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स बनने के बाद आज के दिन जो कैंडल बनी है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। आप देख सकते हैं इसमें देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल, मतलब बिल्कुल एक तो लिमिटेड मूवमेंट था। लिमिटेड मूवमेंट में भी अगर चूक ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे हुई है, तो मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ मूव हुआ है आज के दिन। मार्केट में कोई खास ट्रेडिंग हुई नहीं, और इसका एक्सपेक्टेशन मॉर्निंग अपडेट में भी मैंने आपको दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई क्रैश आ जाएगा। जो एक्सपेक्टेड जीडीपी के नंबर्स हैं, ऑल्दो जीडीपी के नंबर स्टैंडअलोन आपको खराब लगेंगे, व्हाट आई एम सेइंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जीडीपी के नंबर्स आपको खराब लगेंगे, इंडिया रिसेशन में है, इंडिया में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, तो एक्सपेक्टेशन से प्रणब सिंह जी जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जितने एनालिस्ट थे, इनफैक्ट आरबीआई की जो प्रेडिक्शन थी उससे भी बेहतर जीडीपी के नंबर आए हैं। ऐसे में मार्केट शुड टेक इट पॉजिटिवली, और अब वे भी आपको ट्रेंड निफ्टी बैंक का भी पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। आरएसआई इज अबव 68। मेरे हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी आपको ट्यूसडे को दिखाई पड़नी चाहिए। अगर बात करें चार्ट पे निफ्टी के, तो निफ्टी के चार्ट में आपको थोड़ा सा और बड़ी कैंडल दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि वीकनेस दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी भी जो क्लोजिंग हुई है 12,900 के ऊपर है, 12,900। और मैंने आपको क्या बताया, जब तक 12,800 के ऊपर निफ्टी है तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन का पार्ट है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, कोई नीचे क्रैश दिखाई पड़ रहा है, कोई ऊपर अप मूव दिखाई पड़ रहा है, कोई अप मूव या डाउन मूव नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। जो 12,000 के लेवल पे हुआ था वही अब 13,000 के लेवल पे होगा। अभी आपको ये क्या 12,000 के लेवल पे क्या दिखाई पड़ा था, दिस वॉज कंसोलिडेशन। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर ऑल्सो। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर आप समझिए कि आगे की रैली एक सुदृढ़ रैली नहीं होगी। इसी प्रकार की एक सुदृढ़ रैली के लिए आपको कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, जो कि चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। बाकी इसकी एग्जैक्ट निफ्टी 50 में अगले हफ्ते क्या मूवमेंट होगा उसको मैं निफ्टी का वीकली व्यू जब पोस्ट करूंगा उस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि निफ्टी 50 में अगले वीक का क्या मूवमेंट हो सकता है, कितना मूवमेंट हो सकता है, वी विल अंडरस्टैंड, जो कि मैं वीडियो करूंगा कल पोस्ट निफ्टीज वीकली व्यू। और आपको उसमें 3-4 स्टॉक्स भी बताऊंगा दोस्तों जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन नेक्स्ट वीक।
फिलहाल बात करें आज के दिन की जो गुड न्यूज़ है दोस्तों, वो है इंडिया का जो जीडीपी इन Q2 इज एट -7.5%, बट ऑल्दो इट इज़ -7.5%, रिसेशन का माहौल है, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम चरम सीमा पर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर है। आई विल नॉट कॉल कि यहाँ से मार्केट एकदम 14,000 पहुँच जाएगी ट्यूसडे को, बट एट द सेम टाइम भाई जो चीज़ ख़राब है वो तो ख़राब है ही, हमको पता ही है, लेकिन थिंग्स आर इम्प्रूविंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, वैसे भी दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, आई वुड वांट टू मेंशन कि डेटा में जितनी चीज़ दिखाई जाती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हिडन होती हैं। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट डेटा 100% एनी टाइम। डॉक्टर रेड्डी के, जो आपको मालूम है रशिया ने जो वैक्सीन क्रिएट करी है, बनाई है, मैन्युफैक्चर करी, जो भी आप बोलोगे इसको, स्पुटनिक वैक्सीन टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया, एंड इसमें डॉक्टर रेड्डी का एक बहुत ही मेजर रोल है। ऐसे में अगर आप डॉक्टर रेड्डीज़ में इन्वेस्टेड हैं, मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड इन डॉक्टर रेड्डीज़, और रादर डिप स्पेस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अशोक लेलैंड पे बड़ी तगड़ी है। अशोक लेलैंड ई बस में, अभी से नहीं काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, और ई बस पायलट प्रोजेक्ट में उन्होंने हिटाची एबीबी पावर, एबीबी हमने आपको पिछले वीक ही बताया था कि एबीबी आप ले सकते हो, तब से अच्छा खासा मूव दिखा चुका है 20% के आसपास। तो ये सारे के सारे, ये तीनों कंपनीज मिल करके एक पावर ग्रिड के साथ में मिल करके ई बस का एक पायलट प्रोजेक्ट रन करा, और कहाँ पर, IIT मद्रास में। तो भाई ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है तो अशोक लेलैंड जो कि उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो ऑफकोर्स इट कैन बी पेटेंटेड ऑल्सो। तो अशोक लेलैंड के ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वैसे दोस्तों IGL और MGL का मैंने थ्रेडबेयर एक वीडियो कवर कर दिया है, उसको आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो यू मस्ट गो एंड वॉच कि IGL में क्या रीज़न था जिसके चलते आज IGL में अप मूव था। एस्ट्राजेनेका में अभी बीच में कुछ डाउट आ रहा था कि उनकी वैक्सीन में देयर इज सम प्रॉब्लम, उनका टेस्ट वगैरह इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो एस्ट्राजेनेका ने बोला है कि एक एडिशनल कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल करेंगे इंडिपेंडेंट, जिसमें कि सारे के सारे टेस्ट वो दोबारा से करेंगे और फ्रेश वैक्सीन ट्रायल करेंगे एक साइमल्टेनियसली एडिशनल। तो ओवरऑल एस्ट्राजेनेका के लिए आई विल कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव न्यूज़। NTPC के बायबैक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये कितने रुपए का बायबैक आएगा, तो NTPC ने डिक्लेयर कर दिया है कि 19.78 करोड़ शेयर का बायबैक होगा एट ₹115 पर शेयर। और NTPC आज क्या रेट पे चल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों ने अगर NTPC को बायबैक के लिए ख़रीदा हुआ है, सो आई थिंक अगर 115 के आसपास आने वाले समय में मे बी 1 और 2 डेज़ में जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर शेयर से थोड़ा सा निकल करके एग्जिट मारनी चाहिए। ओके, नॉट सो गुड न्यूज़ क्या दोस्तों, ये पूरे के पूरे GDP के डेटा में मुझे एक जो चीज़ की टेंशन लग रही है, समहाउ मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी टेंशन देने वाली बात है, वो है इंडिया का बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। अगर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग थी एज़ पर बजट, वो होना चाहिए 7.96 लाख करोड़, वो बढ़ के हो गया 9.53 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 20% ओवरशूट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज़ समथिंग विच वी शुड बी अवेयर, और गवर्नमेंट के पास वैसे भी पैसे नहीं हैं, और ऐसे में अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक न्यूज़ और थी दोस्तों रिगार्डिंग रिलायंस एंड सन टीवी की, कि ऐसा न्यूज़ में मेरे मार्केट में बात चल रही थी कि रिलायंस और सन टीवी में कोलैबोरेशन हो रहा है, रिलायंस जियो एक्वायर करेगा 50% सन टीवी में। दोस्तों ये न्यूज़ प्योरली फेक है, और इस बात को सब्सटैंशिएट किया है सन टीवी ने, इस बात को रिजेक्ट किया है, और इस फेक न्यूज़ को सब्सटैंशिएट किया है, स्टेक को नकारा है कि इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। दैट मीन्स 50% ऑफ स्टेक ऑफ सन टीवी इज़ नॉट बीइंग बॉट बाय रिलायंस जियो, ऐसा सन टीवी ने बोला है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अगर आपको इस चक्कर में आपको कोई न्यूज़ पता चलती है, सो यू कैन कंसिडर इट फेक, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ मार्केट में ऑन ऑफिशियली नहीं है। न्यूज़ तो फेक, तो र्यूमर तो बहुत सारे चलते रहते हैं, और ऐसा कहा जा रहा था ये 10 दिनों के अंदर अंदर डील होगी। तो भाई ज़्यादा बुलिश ना हो, 1-2 बार सर्च कर लिया करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया करिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए होंगे जो कि हो सकता है आपको ना पता हो, और आपको वीडियो पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट दे also get enlightened with the important information which has been shared in this video. Thank you so much for giving your precious time, friends. Bye bye for now.